बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास अष्टम के साइंस के लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमें स्मोक की वजह से जो है वो छुट्टियां हुई हैं, तो उस सिलसिले में ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। तो उस सिलसिले में आज हम लोग पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। 8वीं क्लास की साइंस के बारे में हमने यहाँ बात करनी है। पहला लेक्चर है जी यूनिट नंबर 9, इसमें हमने स्टार्ट करना है जी। यूनिट नंबर 9 जो है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया जी। इसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करना है। ये रोशनी की कुछ खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आए इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं जी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले आप लोग ज़रा समझ लीजिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये है कि जब रोशनी की शुआ किसी चमकदार सतह से टकराती है। चमकदार सतह से मुराद ये है, जैसे हम लोग शीशे की बात करते हैं, शीशा जो है एक चमकदार सतह है। अब रोशनी की शुआ जो है वो इस चमकदार सतह से आकर टकराएगी और टकराने के बाद जो है वो वापस मुड़ जाएगी। अब रोशनी की शुआ का इस तरह टकरा कर वापस मुड़ जाने का जो अमल है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। ये है जी डेफिनेशन, रोशनी की शुआ का किसी भी चमकदार सतह से टकरा कर वापस मुड़ने का अमल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब इसको हम लोग डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक चमकदार सतह है। जैसा कि मैंने बताया कि चमकदार सतह मिरर हो सकता है, कोई स्टील की हमारे पास चादर हो सकती है, कोई भी चमकदार सतह हो सकती है जो कि शाइन करती है, चमकदार होती है। ठीक हो गया। अब ये चमकदार सतह है, इस पर ये रोशनी की रे जो है आकर टकरा रही है। इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये इंसिडेंट रे, रोशनी की रे आकर इस चमकदार सतह से टकरा रही है और टकराने के बाद ये रे जो है वो मुड़ रही है। अब ये जो मुड़ने वाली रे है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब ये पूरे का पूरा अमल जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया। अब हमने इसमें देखा कि एक रोशनी की शुआ आ रही है और आने के बाद चमकदार सतह के साथ टकरा रही है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टर रे की सूरत में वो मुड़कर चली गई। अब ये अमल क्या कहलाता है जी? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसकी कुछ मिसालें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिफ्लेक्शन की कौन सी मिसालें हैं, वो ये है जी। पहली मिसाल इसमें दी गई है कि अगर हम लोग सूरज के सामने जो है वो शीशा लेकर खड़े हो जाते हैं, मिरर। अब मिरर लेकर जब हम लोग खड़े होते हैं तो सूरज से रोशनी की शुआ आती है, वो शीशे पर पड़ती है। शीशा क्योंकि चमकदार सतह है, तो रोशनी की रे जो है उससे टकराएगी और टकराने के बाद वापस मुड़ जाएगी और वापस मुड़ने के बाद वो रोशनी की शुआ रिफ्लेक्टेड रे की सूरत में कहीं जाकर किसी जिस्म पर पड़ेगी और वहाँ साया बनाएगी। ठीक हो गया जी। और दूसरी इसकी एग्जांपल ये है कि अगर सूरज से रोशनी आ रही है और वो आकर फूलों पर पड़ती है, फिर फूलों पर पड़ने के बाद वो रोशनी की शुआ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो फिर हम लोग उन फूलों को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग फूलों को देख पा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के अमल की वजह से है। तो ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो रिफ्लेक्शन की चंद मिसालें थी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी। इसमें हम लोग रोशनी के बारे में एक दिलचस्प मालूमात देखेंगे जी। रोशनी के बारे में दिलचस्प मालूमात क्या है जी? वो ये है कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट लेती है। ठीक हो गया जी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ के हवाले से, मारूजी के सवाल के हवाले से ये बात पूछी जा सकती है कि रोशनी की शुआ जो है वो सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक़्त लेती है। तो ये रोशनी की शुआ जो है सूरज से ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लेती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, रोशनी की स्पीड के बारे में कुछ बातें हैं उसको देखते हैं हम लोग। रोशनी की स्पीड के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि रोशनी जो है हमेशा, रोशनी की स्पीड जो है वो कोई भी चीज़ जो है रोशनी की स्पीड से तेज़ सफ़र नहीं कर सकती।
सिर्फ और सिर्फ रोशनी की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रोशनी की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर सकती है। इसके बाद दूसरी बात रोशनी की स्पीड के बारे में ये है कि रोशनी हमेशा जो है वो ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। ख़त मुस्तकीम में सफ़र करने से मुराद ये है कि रोशनी एक ही लाइन में हमेशा सफ़र करती है। ठीक हो गया जी। अपना जो पाथ है, अपना रास्ता जो है वो ये चेंज नहीं करती। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी तीसरी जो है रोशनी की स्पीड के बारे में कुछ मालूमात, वो ये है कि रोशनी जो है कितनी स्पीड से सफ़र करती है। तो रोशनी जो है वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है। 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है। इसके बाद चौथी बात ये है कि रोशनी जो है वो हवा में से भी गुजर जाती है, पानी में से भी गुजर सकती है, गिलास में से भी गुजर सकती है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि रोशनी की स्पीड जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए तब्दील ज़रूर होती है, लेकिन ये हवा में से भी गुजर जाती है, पानी में से भी गुजर जाती है और गिलास में से भी गुजर जाती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पांचवी बात जो है रोशनी की स्पीड के बारे में वो ये है कि रोशनी की शुआ किसी मादे में से गुजरती है तो रोशनी की ये शुआ एटम से टकरा कर बिखर जाती है। ठीक हो गया। अब रोशनी की शुआ अगर किसी भी मादे में से गुजर रही है, मादे से मुराद ये है कि आप किसी भी जिस्म की बात कर लें, हर जिस्म जो है वो मादे से मिलकर बना होता है। तो रोशनी की शुआ जब किसी भी जिस्म पर पड़ेगी तो वो उस जिस्म में मौजूद एटम से टकराएगी और टकराने के बाद बिखर जाएगी। तो ये रोशनी की स्पीड के बारे में कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की। ठीक हो गया जी। जी अब हम लोग देखते हैं जी, क्या आप जानते हैं कुछ मालूमात है जो हमारे साथ शेयर की जा रही है रोशनी के बारे में है, वो देखते हैं जी। इसमें हवा में रोशनी की स्पीड कितनी होती है? तो जी हवा में रोशनी की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है। ये मारूजी के सवाल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको याद रखना है कि रोशनी की हवा में स्पीड कितनी होती है। तो ये 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है। इसके बाद पानी में अगर आप रोशनी की स्पीड देखें तो पानी में रोशनी की स्पीड होती है जी 2,25,000 किलोमीटर फी सेकंड। 2,25,000 किलोमीटर फी सेकंड रोशनी की स्पीड होती है जी पानी में। इसके बाद रोशनी की स्पीड ग्लास में, शीशे के अंदर जो गिलास हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, उस गिलास में रोशनी की स्पीड कितनी होती है? वो होती है जी 2 लाख किलोमीटर फी सेकंड। कितनी होती है जी? 2 लाख किलोमीटर फी सेकंड। तो ये तीन मीडियम में हम लोगों ने रोशनी की स्पीड के बारे में बात की। हवा में रोशनी की स्पीड, पानी में रोशनी की स्पीड और गिलास में रोशनी की स्पीड। मैं पहले बता चुका हूँ कि मारूजी के हवाले से ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत अहम हैं। ये तीनों बातें आपने अच्छे से याद रखनी हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी, रोशनी को सफ़र करने के लिए किसी मादी वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये खला में भी सफ़र कर सकती है। ठीक हो गया जी। ये बात भी याद रखें कि रोशनी को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती सफ़र करने के लिए, ये खला में से भी गुजर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब रोशनी जब सोर्स से निकलती है, सोर्स से निकलने के बाद जब ये किसी जिस्म पर पड़ती है या किसी जिस्म से टकराती है तो उस वक़्त रोशनी मुख्तलिफ मज़ाहिर सर अंजाम देती है। अब वो कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे मज़हर हैं जो रोशनी किसी भी जिस्म से टकराने के बाद सर अंजाम देती है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो वो पहला मज़हर है जी ट्रांसमिशन। ठीक हो गया जी। ट्रांसमिशन का अमल सर अंजाम देती है रोशनी जब किसी जिस्म पर पड़ती है। इसके बाद दूसरा अमल जो है वो है अब्ज़ॉर्प्शन। क्या लफ्ज़ है जी? अब्ज़ॉर्प्शन। ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा काम सर अंजाम देती है रोशनी वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस करके आए हैं और रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो चौथा काम है वो है रिफ्रैक्शन। ये भी रोशनी का ही एक मज़हर है। जब रोशनी जो है वो किसी जिस्म से टकराती है, उसमें से गुजरती है, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्पर्शन। तो ये वो 5 मज़ाहिर हैं जो रोशनी किसी भी जिस्म से टकराने के बाद, किसी भी शय से टकराने के बाद इन मज़ाहिर को सरंजाम देती है। इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन ये है कि जब रोशनी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जब रोशनी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन ये होता है शफाफ जिस्म,
ٹھیک ہو گیا. اگر روشنی جو ہے کسی شفاف جسم جیسا کہ ہوا ہے، ہوا جو ہے شفاف ہے، شفاف جسم وہ ہوتا ہے جس میں سے ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں دونوں سائڈوں پر نظر آئے. ٹھیک ہے. اب ہوا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں دور تک ہر چیز نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا شفاف میڈیم، ٹرانسپیرنٹ میڈیم. اسی طرح اگر آپ گلاس شیشے کی بات کریں تو شیشہ بھی ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہے. شیشے میں ایک سائڈ سے آپ دیکھیں دوسری سائڈ سے آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پانی کی اگر آپ بات کر لیں تو پانی میں سے بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو صاف شفاف پانی ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو اگر کہیں جو ہے وہ پانی ہے، جو پانی ہوتے ہیں جہاں نہانے والی جگہ ہوتی ہے وہاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پانی کو ایک سائڈ سے ہم لوگ دیکھیں تو نیچے سے ہمیں اس کا پیندا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی بھی ایک شفاف میڈیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے بتایا کہ جب روشنی کسی ٹرانسپیرنٹ میڈیم جیسا کہ ہوا، گلاس اور پانی پر پڑتی ہے تو روشنی کی شعاع ان میں سے بغیر مڑے گزر جاتی. ٹھیک ہو گیا جی. اب روشنی کی شعاع جو ہے جب ان ٹرانسپیرنٹ میڈیم میں پر پڑتی ہے تو کیا ہوتی ہے، یہ بغیر مڑے گزر جاتی ہے. یہ عمل روشنی کا ٹرانسمیشن کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے جی؟ ٹرانسمیشن. تو یہ تھا جی روشنی کا ٹرانسمیشن. نیکسٹ ہم لوگ ٹرانسمیشن کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. جی تو یہاں ہم لوگ ٹرانسمیشن آف لائٹ کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی یہ ہے جی ہمارے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم. کون سا میڈیم ہے جی؟ ٹرانسپیرنٹ میڈیم. یہاں یہ ہمارے پاس روشنی کی رے آ کر اس پر پڑ رہی تھی اور پڑنے کے بعد یہ روشنی کی رے اس میں سے گزر کر سیدھی چلی گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روشنی کی شعاع جب کسی بھی ٹرانسپیرنٹ میڈیم سے ٹکراتی ہے تو یہ بغیر مڑے سیدھی گزر جاتی ہے. تو یہ والا جو عمل ہے یہ ٹرانسمیشن آف لائٹ کہلاتا ہے. ہم لوگ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی. دوسری جو پراپرٹی یا دوسرا جو مظہر ہے وہ ہے ابزارپشن. ابزارپشن کے نام سے ظاہر ہے، اگر آپ اس پر ذرا غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جذب ہونا. کیا ہونا؟ جذب ہونا. اب یہاں پہلے ہم لوگوں نے ٹرانسمیشن آف لائٹ کی بات کی تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جب روشنی کی شعاع کسی شفاف جسم پر پڑتی، شفاف جسم کی ہم نے بات کی تھی. اب ہم لوگ غیر شفاف جسم کی بات کریں گے. عام طور پر اجسام دو طرح کے ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں اور غیر شفاف ہوتے ہیں. جو شفاف ہوتے ہیں وہ ایسے اجسام ہوتے ہیں جن میں سے ہم لوگ اگر دیکھیں تو دونوں سائڈوں سے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جو غیر شفاف اجسام ہوتے ہیں وہ ایسے اجسام نہیں ہوتے. ان میں سے ہم لوگ ایک سائڈ سے دیکھتے ہیں تو دوسری سائڈ سے ہمیں نظر نہیں آتا. تو اب ہم لوگوں نے ابزارپشن کے بارے میں بات کرنی ہے. تو اس میں ہم لوگ غیر شفاف جسم کے اوپر روشنی کی رے گرائیں گے، ٹکرائیں گے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ابزارپشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی روشنی کی رے کو غیر شفاف جسم پر ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کے بعد وہ روشنی کی رے جو ہے اس غیر شفاف جسم میں جذب ہو جاتی ہیں، وہ اس میں سے گزر کر آگے نہیں جا سکتی. تو اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے وہ ابزارپشن کہلاتا ہے. اب ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. لیکن جب روشنی کسی غیر شفاف جسم پر پڑتی ہے تو روشنی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. یہ عمل روشنی کا ابزارپشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو اب ہم لوگ ڈایاگرام کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابزارپشن آف لائٹ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک غیر شفاف جسم ہے. بلیک باڈیز جو ہوتی ہیں زیادہ تر یہ غیر شفاف جسم ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے یہ روشنی کی رے جو ہے وہ گر رہی تھی، پڑ رہی تھی، اور پڑنے کے بعد ہی اس میں ایبزارب ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی کی رے اس میں سے گزر کر آگے نہیں جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری روشنی کی رے اس جسم کے اندر جذب ہو رہی ہے. اب اس کے بعد یہ دوسری رے بھی اس کے اوپر گر رہی تھی، اسی طرح یہ تیسری رے بھی اس کے اوپر گر رہی تھی، لیکن ساری کی ساری روشنی کی ریز جو ہے وہ اس کے اندر جذب ہو رہی ہیں. تو یہ تھا جی ہمارے پاس ایبزارپشن آف لائٹ. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہم لوگ موو کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو کہ پہلا لیکچر تھا یونٹ نمبر 9 کا. ریفلیکشن اور ریفریکشن کے بارے میں آج ہم لوگوں نے اس میں ڈسکس کیا. ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کو بات نہیں سمجھ آئی تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں سارا کچھ دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہاں تک کیا چیزیں ڈسکس کی. ہم نے ریفلیکشن کے بارے میں سب سے پہلے بات کی، ریفلیکشن کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگوں نے چند مثالیں، جو ہماری روزمرہ زندگی میں ریفلیکشن کی چند مثالیں، ان کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی. پھر
دلچسپ معلومات تھی ہمارے پاس کہ روشنی جو ہے وہ سورج سے زمین تک پہنچنے میں کتنا وقت لیتی ہے، تو 8 منٹ لیتی ہے جی۔ کتنے منٹ لیتی ہے جی؟ 8 منٹ۔ اس کے بعد روشنی کی سپیڈ کے بارے میں کچھ باتیں تھی، وہ ہم نے ڈسکس کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں یہ تھا کہ روشنی جو ہے وہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، اور جو ہے روشنی کی سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے اس میں ڈسکس کی۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں کچھ معلومات دی گئیں، جس میں روشنی کی سپیڈ، ہم نے ہوا میں روشنی کی سپیڈ دیکھی، اس کے بعد گلاس میں پانی میں روشنی کی سپیڈ دیکھی، اس کے بعد گلاس میں ہم نے روشنی کی سپیڈ دیکھی۔ تو یہ جو ہے مختلف باتیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روشنی جو ہے وہ جب روشنی کے بارے میں ہم نے بات کی کہ روشنی جو ہے یہ اس کو گزرنے کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ خلا میں سے بھی گزر سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب یہ کسی جسم سے ٹکراتی ہے، سورس سے خارج ہونے کے بعد روشنی کسی جسم سے ٹکراتی ہے، تو ٹکرانے کے بعد مختلف مظاہر سر انجام دیتی ہے۔ اس میں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس تھا ابزارپشن تھا، ریفلیکشن تھا، ٹھیک ہو گیا، ڈسپرشن تھا، اور 5 وہ ہمارے پاس مظاہر تھے، وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیے۔ تو اس کا ہوم ورک جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، جتنے ٹاپک اس میں ہم نے پڑھے ہیں، ان میں سے جو معروضی کے سوالات بنتے ہیں وہ آپ لوگوں نے بنانے۔ میں جہاں معروضی کا کوئی سوال بنتا تھا وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہاں یہ معروضی کا سوال بن سکتا ہے، تو آپ نے وہ معروضی کے سوالات بنانے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی آپ نے بنانے ہیں۔ مختصر سوالات میں جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریفلیکشن کی تعریف کریں، یہ ایک مختصر سوال بن گیا۔ آپ نے وہ مختصر سوال بنانا ہے، اس کی تعریف لکھنی ہے، اس کی مثال لکھنی ہے، اور ڈایاگرام بھی ساتھ بنانی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ سارا کام آپ نے لکھ کر چیک بھی کروانا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔